हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं शुभम पांडे, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूं नॉर्थ ईस्ट पीएससी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ 25 top MCQs type questions from the part of अरुणाचल प्रदेश PSC PGT मेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज 20 टॉप लाइक 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके लिए बेसिकली। और हर एक क्वेश्चन को हम फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से हम हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली और हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे टैकल करने का। एवरी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्वेश्चंस के जो बेसिकली लैंडिंग है ना, बहुत ईजी है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है बेसिकली। आपके जो अरुणाचल प्रदेश पीजीटी मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ठीक है। मतलब किसी न किसी कंपैरेटिव एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। आज हम हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली, लॉजिकली ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को टैकल करने का। और आपको एक्चुअली इस सेशन के बाद आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि किसी भी क्वेश्चंस को हम कैसे साइंटिफिकली, लॉजिकली सॉल्व करते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे कौन कौन से टाइप क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपकी पीजीटी मेंस के लिए ना तो ये बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। सो आइए, डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हर एक क्वेश्चन को हम साइंटिफिकली जानेंगे लॉजिक के थ्रू कि कब कौन सा एरर कहां से निकल के आ रहा है और कब कौन सा ऑप्शन साइंटिफिकली क्यों सही होगा। आज हम प्रूव करते हैं। तो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शंस। क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शंस। एक सेकंड। बोल रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बेसिकली एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है। बोल रहा है इस सेंटेंस को आपको एक सिंगल वर्ड में क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। बेसिकली मान लो एक सेंटेंस गिवन है, ये आपका ये क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका ये क्वेश्चन है। ये क्या होता? देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर टॉपिक है जो कि लाइक वोकैब सेक्शन का एक प्रॉपर टॉपिक है, ठीक है। वोकैब सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, क्लियर। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट है, एक सेंटेंस गिवन, एक सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना होता है, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, क्लियर। तो आ जाओ देखते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। किसी भी डेड बॉडी का क्या करना, एग्जामिनेशन करना। टू, किस लिए? डिटरमाइन द कॉज ऑफ द डेथ। डेथ की कॉज को जानने के लिए, मान लो कोई बॉडी है, उसका डेड बॉडी है, उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी डेथ की कॉज को जानने के लिए ना हम उसका क्या करते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे चार गिवन है बेसिकली। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे हम किसी भी क्वेश्चन का स्पॉटिंग एरर टाइप वाले क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। एज इट इज डेड बॉडी की भी कॉज, डेथ की कॉज को जानने के लिए क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, पोस्टमार्टम। सेकंड वर्ड क्या है, एनालिसिस करना। थर्ड वर्ड क्या है, सी दिया हुआ है, सुसाइड। एंड फोर्थ क्या दिया है, होमिसाइड। तो यहाँ पे चार वर्ड्स गिवन है, क्लियर। हम हर एक वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस वर्ड, यानी बी। देखो, एनालिसिस क्या होता है? देखो, किसी भी एंटाइटीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, स्ट्रक्चर या फिर उसके एलिमेंट्स का एग्जामिनेशन करना। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो पेन है, इसके स्ट्रक्चर्स, इसकी फ्रेमवर्क का एग्जामिनेशन करना इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ एनालिसिस, क्लियर। तो एनालिसिस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एनालिसिस ना किसी ऑब्जेक्ट का उसके स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएशन करना, उसको बोलते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस तो कभी नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड सुसाइड दिया हुआ है। सुसाइड मींस क्या होता है, आत्महत्या करना। ये तो कभी नहीं हुआ, डेड बॉडी ऑलरेडी वो डेड है, उसमें सुसाइड का कोई ऑप्शन बनता नहीं है, दैट्स व्हाई सुसाइड भी बिल्कुल नहीं होगा। आपका डी वर्ड दिया है होमिसाइड। देखो, होमिसाइड मींस क्या होता है, जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, होमिसाइड मींस होता है मर्डर, ठीक है ना, मर्डर, किलिंग ऑफ समवन बाय अनदर, मतलब किसी के थ्रू किसी का मर्डर करना इज ऑल अबाउट होमिसाइड। तो होमिसाइड भी बिल्कुल नहीं होगा। देखो, डेड बॉडी की कॉज, डेथ की कॉज को जानने के लिए डेड बॉडी का क्या करना, एग्जामिनेशन करना इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ पोस्टमार्टम। उसको बोलते हैं, एक टर्म है दैट इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्यों किया जाता, जस्ट टू नो द कॉज ऑफ द डेथ। डेथ की कॉज को जानने के लिए डेड बॉडी क्या करते हैं, हम पोस्टमार्टम करते हैं। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा, फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर विल बी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि बहुत ही इजीली देखना, बोल रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी चार वर्ड्स गिवन है, ए बी सी डी।
इनमें से बोल रहा है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है, जो वर्ड्स गलत है, जिसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग गलत है, उसको आपको ट्राई करना, क्या करना, फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट वर्ड क्या दिया है आपका, फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है कजिन, COUSIN, लाइक कजिन की स्पेलिंग तो इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नीस। देखो एक्चुअली जो नीस की जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है ना, वो क्या होती है, NEICE ना, नीस, दिस वन विल बी द करेक्ट वन। देखो यहाँ पे क्या दिया, NEIC दिया हुआ है, NEIC नहीं होता, क्या होता है, NIECE। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नीस विल बी NIEC, नीस, ठीक है, दैट्स व्हाई NEICE बिल्कुल नहीं होगा, दैट्स व्हाई आपका नीस का क्या है, विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। बाकी नेक्स्ट वर्ड देख लो, नेफ्यू है, NEPHEW, नेफ्यू की जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड भी है दैट इज अंकल, अंकल की स्पेलिंग इस बिल्कुल सही है। दैट मींस जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स व्हाई वी गोना चूज ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये तो सारे क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल बेस्ड सारे क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक्स वाले क्वेश्चन है, बट जब भी हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा एक हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ना, विल गेट टू नो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बी फोकस। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे साइंटिफिकली, आओ देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं आपका, जो क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जम्बल्ड ऑर्डर। कोई भी लाइक सेंटेंस का कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ABCD फॉर्म में, क्लियर, जो कि क्या है, जम्बल फॉर्म में गिवन है, यानी 4 सेंटेंस गिवन है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, जम्बल फॉर्म में, मतलब उल्टे पुल्टे फॉर्म में 4 सेंटेंस। देखो कभी भी पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चंस कभी देखा है आपने, जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि इंग्लिश का जो थर्ड सेक्शन है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की ना, तो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने कैटेगराइज करा 4 सेक्शन में। इसका जो फर्स्ट सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, सेकंड सेक्शन क्या है, वोकैब सेक्शन, थर्ड सेक्शन क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड द फोर्थ सेक्शन क्या है आपका, प्रैक्टिस। तो जो RC सेक्शन है, जो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का जो थर्ड सेक्शन है दैट इज RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अनसीन पैसेज हुआ, पैराजम्बल्स हुआ, और आपका क्या हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ। 3 मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लियर। तो उसी का जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज पैराजम्बल्स, यानी इसको बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, क्लियर। अब देखो पैराजम्बल्स टाइप का ये क्वेश्चन है, बेसिकली क्या होता है, 4 सेंटेंस गिवन है ABCD, जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में यानी उल्टे पुल्टे फॉर्म में, अब चारों को तुम्हें सीक्वेंसली रीअरेंज करना होगा, ठीक है। अब देखो चारों सेंटेंस को आप सीक्वेंसली रीअरेंज कैसे करोगे, ऑप्शंस यहाँ पे गिवन होते हैं, बेसिकली ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, बोल रहा है BCAD, CDAB, BADC एंड DCAB। अब देखो जितने भी पैराजम्बल टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कुछ ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब वो स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर उस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, पैराजम्बल्स के टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप नहीं समझोगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली टैकल नहीं कर पाओगे। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अब हम दिखाता हूं मैं कैसे सॉल्व करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, क्लियर। अच्छा फोकस करना। अब देखो 4 सेंटेंस है ABCD, तुम्हें चारों को रीअरेंज करना है सीक्वेंस फॉर्म में, क्लियर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर ने बोला नॉट एट ऑल। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, तो कोई शॉपकीपर है, वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो जितने भी पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, फोकस करना। इसमें जो कुछ स्ट्रेटजी होती है, इसकी जो फर्स्ट, अब देखो पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फोकस करना। इसमें कुछ टिप्स होती हैं। फर्स्ट टिप्स क्या है, ट्राई टू फाइंड द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ट्राई टू गेट द फर्स्ट सेंटेंस। तुम्हें पहले फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। सेकंड ट्रिक क्या होती है, ट्राई टू गेट द लास्ट सेंटेंस, ट्राई टू गेट द लास्ट सेंटेंस। सबसे पहले तुम्हें सेकंड स्टेप क्या होगा, जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा ना, ट्राई टू गेट द फर्स्ट सेंटेंस, यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है पहले चारों में से वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद ट्राई करो, ट्राई टू गेट द लास्ट सेंटेंस, जो लास्ट सेंटेंस है ना उसको ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का। और जो थर्ड स्टेप है ना, फिर क्या करोगे, आपका कुछ पेयरिंग कराना स्टार्ट करोगे, पेयर फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है, कुछ पेयरिंग कराना होता है बेसिकली। अब देखो पहले ट्राई करो फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करने का, फिर ट्राई करो लास्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करने का, और उसके बाद क्या करो, उन दोनों के बीच में पेयर फॉर्मेशन, यानी कंजंक्शन को कंजंक्शन के, प्रेपो को प्रेपो से कनेक्ट करने का बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है किसी भी पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉपकीपर नॉट एट ऑल। देखो शॉपकीपर ने बोला बिल्कुल भी नहीं, इट इज। अब देखो जनरली जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, जनरली स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है।
जनरली कोई भी अगर किसी भी पैराजम्बल्स का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, बोल रहा हूँ ना, ट्राई टू गेट द फर्स्ट सेंटेंस, पहले तुम फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखो। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, जनरली जो फर्स्ट सेंटेंस के कुछ क्वालिटीज होती हैं, इसकी फर्स्ट क्वालिटी क्या है, जनरली ना जो फर्स्ट सेंटेंस होगा ना हमेशा जनरली किससे स्टार्ट होगा, नाउन से स्टार्ट होगा। जनरली जो फर्स्ट सेंटेंस होगा पैराजम्बल्स का, वो जनरली वो स्टार्ट किससे होता है, नाउन सेक्शन से होता है, क्लियर, नाउन, ठीक है। सेकंड, कभी भी प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, कभी भी कोई सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली वो नाउन सेक्शन से स्टार्ट होता, प्रोनाउन से कभी भी कोई सेंटेंस की ओपनिंग नहीं होती, शुरुआत नहीं होती, क्लियर। सेकंड वन क्या है, सेकंड टिप्स क्या है, कोई भी सेंटेंस ना आर्टिकल्स कितने होते हैं, इंग्लिश कभी आर्टिकल वर्ड सुना है, वी हैव 3 आर्टिकल्स ए एंड बी, ये जो तीनों आर्टिकल्स होते हैं ना बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड और फिर डी, ठीक है। ये जो ए और एन होते हैं ना वो क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, मतलब जिनको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, यानी अननोन है, क्लियर। और जो दी होती है ना वो क्या होती है, डेफिनेट आर्टिकल होती है, क्लियर। अब मैं बात करूंगा कि ए और एन, जनरली जो कोई भी जो फर्स्ट सेंटेंस है ना जनरली वो स्टार्ट या तो ए से होगा या तो एन से होगा। जनरली कोई भी सेंटेंस दी से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि दी क्या होती है, एक डिफाइन आर्टिकल होती है। कभी भी कोई सेंटेंस की ओपनिंग डिफाइन आर्टिकल से कभी नहीं होगी, ओनली इनडेफिनेट आर्टिकल से ही होती है, दैट इज ए और एन से जनरली कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, क्लियर। और पहली बात, नाउन से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, क्लियर। आ जाओ देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, शॉपकीपर ने कहा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, इट इज हार्डली, क्या इट क्या है, प्रोनाउन है ना, जनरली सेंटेंस कोई भी सेंटेंस स्टार्ट इट्स यानी लाइक प्रोनाउन से ओपनिंग नहीं होती है, दैट्स व्हाई ये तो कभी फर्स्ट सेंटेंस होगा ही नहीं, क्लियर। सेकंड क्या बोल रहा है, बॉय ने बोला कैन यू प्लीज शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता दिखा सकते हो। तो कोई ये सेंटेंस इट कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि कोई बॉय है वो बोल रहा है कैन यू प्लीज शो मी, क्या तुम दिखा सकते हो मुझे रास्ता किसका, पोस्ट ऑफिस का। इट कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ट्राई हो सकता है ये फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड क्या बोल रहा है, शॉपकीपर ने बोला गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक अ राइट टर्न, यहां से स्ट्रेट जाओ और एक राइट टर्न लेना, क्लियर। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, तो बी क्या हुआ, कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस, सी कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। डी देख लो, बॉय ने बोला इज इट वेरी फार फ्रॉम हियर, क्या ये यहां से बहुत दूर है, तो ये भी किसी क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में ये डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लियर। दैट्स व्हाई आपका बी क्या है, कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि बी बोल के देख लो, किसी बॉय ने बोला कैन यू प्लीज शो मी द वे ऑफ द पोस्ट ऑफिस, क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता दिखा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहां है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी है। क्या बोल रहा है शॉपकीपर ने, फिर आंसर किया यहां से स्ट्रेट जाओ और एक राइट टर्न लेना, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। अब अगर आपका बी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है ना, तो ऑप्शन में आ जाओ, एलिमिनेटिंग मेथड को सीखो सबसे पहले। देखो ए में क्या है, सेंटेंस की ओपनिंग बी से हो रही है, ये सेंटेंस सही है। सेकंड वन में बी में क्या हो रहा है, सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है, सी से हो रही है, तो सी कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, दैट्स व्हाई सी को तुम एलिमिनेट कर दिए, क्लियर। इसमें सी में देखो सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है, सी से हो रही है, बिल्कुल सही है। और देखो डी ऑप्शन में देखो सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है, डी से हो रही है, डी वाला कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन भी हैज बीन एलिमिनेटेड, ठीक है। तो बचा क्या, ए और आपका सी, और ए और सी में से अब तुम कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो या तो बचा ए और या तो बचा आपका सी, अब ए और सी में से फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सी में देख लो बोल रहा है गो स्ट्रेट, यहां से सीधे जाओ, यहां से सीधे जाओ, ये कोई किसी क्वेश्चन का ओपनिंग सेंटेंस, तो ये तो आंसर है ना। और लाइक क्वेश्चन क्या था, ए, देखो शॉपकीपर ने बोला नॉट एट ऑल, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका बी बचा, तो बी वाला या तो ये है या तो ये है, क्लियर, ए एंड सी में से। तो देखो सेकंड सेंटेंस क्या होगा, लड़के ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर क्या है, सी में है, दैट्स व्हाई आपका बी एंड सी ये वाला सीक्वेंस है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी एब्सोल्युटली राइट। तो कहने के सेंस है एलिमिनेटिंग मेथड को फॉलो करना जरूरी है, एलिमिनेट करना सीखो सबसे पहले, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के बाद सीधा ऑप्शन पे स्विच करो, ऑप्शन को मैंने देखो सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है और उसके बाद जो उसका आंसर क्या मिल रहा उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को चूज कर सकते हो, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा हूं, फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। एक इडियम गिवन है, एक मुहावरा गिवन है, बेसिकली इसकी एग्जैक्ट मीनिंग को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बोल रहे हैं ट्विडलिंग वंस थंब, देखो ट्विडलिंग वंस थंब एक इडियम है, इसकी मीनिंग क्या होती है, हाथ पे हाथ रख के बैठना, यानी यूजलेस बैठना, मतलब किसी के पास कोई काम ना होना, यानी जॉबलेस होना, क्लियर।
मतलब उसको या फिर बोर होना, बहुत ज्यादा बोर होना। क्लियर? उसकी मीनिंग होती है ट्विडलिंग वंस थम्स का मतलब क्या होता है, किसी की उंगलियां दबाना, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठना, यानी दे डोंट हैव टू डू समथिंग, किसी के पास कोई काम ना होना करने को। क्लियर? यानी गेटिंग बोर्ड। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फीलिंग हंग्री, भूखे भूखा फील करना, ये कभी नहीं होगा। फीलिंग एंग्री, गुस्से गुस्सा फील करना, ये कभी नहीं होगा। नेक्स्ट फीलिंग बोर्ड, और आपका डी क्या दिया, फीलिंग सैड, सैड फील करना ये भी नहीं होता। दैट्स व्हाई फीलिंग बोर्ड विल बी द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। समझ में आया? चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपके चार दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है बैर्बरिक। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बैर्बरिक। देखो बैर्बरिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ही क्रूएलिटी शो करना, बहुत ही ज्यादा क्या होना, लाइक क्रूएल होना, या फिर क्या होना, बहुत ही ज्यादा रूड होना, या फिर क्या होना, नोटोरियस होना, नोटोरियस, या फिर एरोगेंट होना। क्लियर? इसकी ऐसा मतलब क्या है, बैर्बरिक की जो मीनिंग होती है वो क्रूएल होना, रूड होना, या फिर नोटोरियस होना। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं इनह्यूमन। इनह्यूमन क्या है, बैर्बरिक का क्या है, सिनोनिम्स है ना, सिमिलर वर्ड है। इनह्यूमन होना, बैर्बरिक होना, सिमिलर है। नेक्स्ट वर्ड आपका देखो क्रूएल आ गया। क्रूएल भी क्या है, इसका सिमिलर वर्ड है। आपको क्या करना है, एंटोनिम्स फाइंड आउट, मतलब उल्टा ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। ऑपोजिट, ये सारे क्या है, सिमिलर है इसके। देखो ब्रूटल, ब्रूटल भी क्या है, इसका लाइक सिमिलर ही वर्ड है। सिविलाइज्ड होना क्या है, मैनरफुल होना, सिविलाइज्ड होना, ये इसकी क्या है, बैर्बरिक की जस्ट ऑपोजिट मीनिंग है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है उस पर फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन, ट्राई करना कॉम्प्रिहेंड करने का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर फ्रॉम दैट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बेसिकली एक स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर? और हर एक क्वेश्चन को 4 to 5 पार्ट में स्प्लिट करा हुआ है। बोल रहा है किस पार्ट में एरर लाई कर रहा, आपको एरर डिटेक्शन वाला ये क्वेश्चन है। देखो जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। ये पोस्टमार्टम क्या होता है, ये पोस्टमार्टम मेथड का एक्चुअली अपना एक ट्रिक है, बस इस ट्रिक को फॉलो करना जरूरी है। आज मैं दिखाता हूँ पोस्टमार्टम मेथड क्या होता है। देखो पोस्टमार्टम मेथड, क्योंकि जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको ABCD पार्ट में स्प्लिट करा हुआ है, ABCD, और हर एक पार्ट को दे रखा है, बोल रहे हैं इस पार्ट में एरर कहाँ लाई कर रहा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। अब ये पोस्टमार्टम मेथड क्या होता है, मान लो एक कोई भी सेंटेंस है, उसकी ओपनिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट को हमेशा क्या चाहिए, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी जो सब्जेक्ट होती है ना, सब्जेक्ट को हमेशा अपनी वर्ब चाहिए, वर्ब को हमेशा अपनी क्या होती है, सब्जेक्ट चाहिए। तो वो इसी बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा, क्योंकि ये आपका जिस्ट है, फंडामेंटल है। इस पे फोकस नहीं करोगे, एक भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन को आप साइंटिफिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? और आप चाहते हो कि साइंटिफिकली सॉल्व करना, तो इस मेथड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आ जाओ दिखाता हूं। अभी मैं इस सेम मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट भी करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि एरर निकाल के दिखाऊंगा कब कहाँ पे कैसे एरर आता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस, वर्ब से पहले क्या आती है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही वर्ड होते हैं, या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। फिर बीच में आती है वर्ब, वर्ब हैज अ टू टाइप्स, पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्या आती है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या आती है, वी हैव ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड कैन बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज देखते हैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की ओपनिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से। तो ऑल दो स्टूडेंट एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऑल दो स्टूडेंट एक कंप्लीट नाउन हुआ, इट कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, बट बीच में क्या आ गई, हु। हु क्या होती है, आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है। क्या होती है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन का अपना एक एंटीसेडेंट, यानी पहले किस नाउन को क्वालिफाई करता है, ये एक्चुअली ऑल द स्टूडेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो हु, हुम, हुज वाली कैटेगरी जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। ठीक है, आगे देखो, ये हु क्या होती है, एक सब्जेक्टिव केस होती है। हु अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन केस कौन सी होती है, सब्जेक्टिव।
whom क्या होती है, इट विल बी ऑब्जेक्टिव केस होती है, और whose क्या होती है, possessive adjective होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड possessive adjective, ये लाइक प्रोनाउन के अलग अलग केसेस होते हैं, आप लाइक प्रोनाउन सेक्शन में पढ़ोगे। तो यहाँ पे आ जाओ, ऑल दो स्टूडेंट विल बी कंप्लीट, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, हु क्या होती है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन है इट कैन बी सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट को मिली वर्ब, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, पार्टिसिपेटिंग क्या है, आपका मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब, एक वर्ब बना, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इन क्या होती है इंग्लिश में, इन इंग्लिश में एक प्रेपो के फॉर्म में वर्क करती है, कैसा फंक्शन करती है, प्रेपो के फॉर्म में, और लाइक प्रेपो के बाद अगला वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड, तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने आर्टिकल लगा दिया तो ये वर्ड नाउन हो गया, तो ये आपका द प्ले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इन हो गई आपका प्रेपो, लाइक प्रेपो के बाद क्या बन गया, अगला वर्ड ऑब्जेक्ट बन गया। आगे देखो हैव बीन, अब आपने एक इंग्लिश में रूल पढ़ा होगा जनरली, जब भी इंग्लिश में आपको हैव दिखा, हैज दिखेगा या फिर हैड दिखेगा, ठीक है ना, जब भी ये सारे क्या होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए सर, मेन वर्ब चाहिए, और इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगी ना, इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेके आते हैं, क्लियर इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखो हैज, यहाँ पे देखो हैव बीन है, हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जब भी हैज हैव हैड कौन सी वर्ब लेके आएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, तो नोटिफाई क्या है, ये तो V1 है, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी नोटिफाइड ना, नोटिफाइड, तो यहाँ पे करेक्ट फ्रेज क्या होगा, नोटिफाई को हटाओ, नोटिफाइड यूज करो, ईडी वाले वर्ड लगाओ, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर, ये आपका एरर है, समझ में आया। तो किसी भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं साइंटिफिकली, क्लियर। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। इसके लिए हम देखो, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बेसिकली हम कॉन्सेप्चुअली कोहेरेंटली पढ़ते हैं साइंटिफिकली। सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, जितना ज्यादा तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, लैंग्वेज उतनी ही इजी होगी। और स्पेशली एपीपीएससी मेंस एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, क्लियर। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फोकस करना, बोल रहा है कि इसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है आपको, मतलब ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब किसका, डिलाइट वर्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या है, पहले डिलाइट की एग्जैक्ट मीनिंग जान लो क्या होती है। देखो डिलाइट मींस क्या होता है, कोई चीज खुश होना, हैप्पी मोमेंट्स को बोलते हैं ना, हैप्पी मोमेंट्स को बोलते हैं, हैप्पी होना, या फिर क्या होना, गे फाइनल मोमेंट होना, या फिर डिलाइट, या फिर खुश होना, कोई लाइक प्लेजर फील करना, ठीक है ना, प्लेजर फील करना बेसिकली। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, डिलाइट की क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो अब देखो इसका जो फर्स्ट वर्ड है जॉय, जॉय मींस क्या होता है, खुश होना, आनंद होना, दैट्स व्हाई ये इसका क्या है, सिमिलर वर्ड है। मुझे क्या एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट वर्ड। ग्ली मींस क्या होता है, ग्ली मींस होता है हैप्पी, प्लेजर या फिर मोमेंट्स कोई बोलते हैं, यानी ये भी क्या है, इसका सिमिलर ही है। मुझे ऑपोजिट वर्ड चाहिए, तो सॉरो क्या है आपका, पेन है, दुख है, ग्रीफ है, दैट्स व्हाई। और लाइक प्लेजर मींस क्या होता है, ये भी हैप्पी मोमेंट्स है, दैट्स व्हाई। डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑपोजिट वर्ड क्या होगा डिलाइट का, सॉरो, दैट्स व्हाई सॉरो विल बी द राइट ऑप्शंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर विल बी क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है, फोकस करना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये भी एक स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, एरर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको भी सेम मेथड, पोस्टमार्टम मेथड के थ्रू फॉलो करेंगे, आ जाओ। बोल रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन divided into parts, one of them contains an error, select the part that contains the error from the right given options, ठीक है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको एबीसीडी, इसको एबीसीडी 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, बोल रहा है किस पार्ट में एरर है, जिस पार्ट में एरर है उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। देखो आफ्टर क्या होती है इंग्लिश में, लाइक प्रेपो होती है, क्या होती है इंग्लिश में, प्रेपोजिशन। और इंग्लिश में रूल है, जहां जहां इंग्लिश में प्रेपोजिशन होगी, नेक्स्ट वर्ड क्या होता है हमेशा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओनली 2 वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक, ठीक है। तो एंटरिंग द टाउन विल बी कंप्लीट, क्या हो गया आपका, एक नाउन बन गया, कि एंटरिंग क्या है आपका जेरेंट के फॉर्म में वर्क कर रही है, द टाउन विल बी कंप्लीट नाउन, दैट्स व्हाई ये कंप्लीट नाउन कंपाउंड हो गया, ठीक है। आफ्टर एक प्रेपो है, प्रेपो के बाद जो अगला वर्ड है क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन, तो एंटरिंग द टाउन विल बी कंप्लीट नाउन एज एन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, एंड क्या आपका कंजंक्शन, ठीक है। अब आगे देखो, देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न towards your left to reach the mall.
अब देखो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे देखो आपने कभी डिग्री पढ़ी है, एडजेक्टिव पढ़ा होगा, तो एडजेक्टिव हैज थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव क्या होती है? जिसमें कोई कंपैरिजन तो होता है लेकिन काउंटिंग कितनी होती है? दो के बीच में कंपैरिजन होगा। डिग्री कौन सी आती है? कंपैरेटिव आती है। सुपरलेटिव क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जिसमें कंपैरिजन तो होता है बट मोर देन टू के बीच में कंपैरिजन होगा, या फिर वन वर्सेस ऑल के बीच में, यानी एक का सबसे कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे आपका शार्प क्या है? एक क्वालिटी है ना, बट डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव है। कंपैरेटिव क्या होगा? शार्प का शार्पर होगा, शार्पर कैन बी कंपैरेटिव ना। एंड सुपरलेटिव क्या होगा? इट विल बी अ शार्पेस्ट, शार्पेस्ट विल बी अ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर एंटरिंग द टाउन, टाउन में एंटर करने के बाद गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न, तब एक शार्पेस्ट टर्न लो टुवर्ड्स, कहाँ की ओर? योर लेफ्ट टू द रीच द मॉल, मॉल की तरफ जाने के लिए क्या करो? शार्पेस्ट टर्न करो। देखो शार्पेस्ट क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री है, ऑलरेडी मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। शार्पेस्ट तब आती है जब वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो। यहाँ पे किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। जब भी ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट से कोई कंपैरिजन ना हो, तो उस केस में डिग्री कौन सी आती है? पॉजिटिव आती है। अब बताओ शार्पेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव है। और जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, डिग्री कौन सी होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? इट विल बी शार्प आना चाहिए, शार्पेस्ट नहीं होगा। क्लियर? तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा? अ शार्प टर्न, अ शार्प टर्न विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये भी क्वेश्चन कैसा है, ये भी आपका क्वेश्चन पैरल जंबल्स टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको भी सेम मेथड से फॉलो करेंगे। ट्राई टू गेट द फर्स्ट सेंटेंस, ट्राई टू गेट द लास्ट सेंटेंस, एंड आफ्टर दैट पेयरिंग कराना। ठीक है, आज देखते हैं। अब बोल रहा है सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो, इन जंबल नोट, चार सेंटेंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी, चारों को आपको सीक्वेंसली रीअरेंज करना है, और आपके ऑप्शंस यहाँ पे चार गिवन है। क्लियर? आपके यहाँ पे ऑप्शंस कितने गिवन है? चार ऑप्शंस गिवन है। आज हम ट्राई करते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बोल रहा है फर्स्ट, क्या बोल रहा है? राम इंट्रोड्यूस श्याम, राम ने क्या करा? इंट्रोड्यूस करा किसको? श्याम को, टू एवरीवन, सबको करा इंट्रोड्यूस। एंड उसके बाद देन क्या हुआ? सर्व स्नैक्स टू देम, और सबके लिए क्या करा? स्नैक्स को सर्व करा। फर्स्ट सेंटेंस। तो वो सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है? नाउन से हो रही है, राम से हो रही है। ठीक है, तो ये इट कुड बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। क्लियर? सेकंड देखो सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है? आफ्टर से। कभी भी कोई भी सेंटेंस प्रपोजिशन यानी आफ्टर क्या है? मतलब प्रपोजिशन है किसी सेंटेंस की ओपनिंग, यानी फर्स्ट सेंटेंस कभी भी प्रपोज से नहीं होता, तो ये आपका कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखो, व्हेन श्याम, जब श्याम रीच्ड इन हिज हाउस, देखो हिज हाउस है, हिज क्या होती है? आपका लाइक पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब किसके हाउस में ये तो पता नहीं है, इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, तो ये अभी आपका कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम, इसकी भी ओपनिंग किससे हो रही है? नाउन से हो रही है, ये भी आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। क्लियर? यानी ए और डी दोनों क्या हो सकते हैं? फर्स्ट सेंटेंस बन सकते हैं, बाकी बी और सी वाले कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेंगे। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या? ऑप्शन में आ जाओ। ए वाला फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, तो सेंटेंस की ओपनिंग ए से हो रही है, ये भी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। डी वाला कभी भी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, हाँ जी, सेंटेंस की ओपनिंग डी से हो रही है, ये भी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। आगे देखो, सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है? डी से हो रही है यहाँ पे, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। क्लियर? और आपका क्या है अगला? अगला क्या है आपका? अगला देखो क्या बोल रहा है, सेंटेंस की ओपनिंग ए से हो रही है, ये भी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस तो मुझे समझ में आ गया, या तो ए बनेगा या तो डी बनेगा। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे, और ए और डी में से कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है राम ने इनवाइट करा अपने फ्रेंड श्याम को ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पे। क्लियर? तब राम ने क्या करा? इंट्रोड्यूस कराया श्याम को सबसे। समझ में आ रहा? तो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा हुआ? डी वाला हुआ। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी वाला विल बी एब्सोल्युटली राइट। तो डी वाला ये भी है, डी वाला ये भी है, तो ए वाला हट गया, ए वाला हट गया, बचा डी डी। अब तो सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा? या तो बी होगा या तो सी होगा। तो बी वाला देख लो, आफ्टर द कट द केक कटिंग के बाद ऑल ऑफ देम डांस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सभी ने बहुत लंबे टाइम तक डांस करा। ठीक है, या तो सी होगा, व्हेन श्याम रीच्ड हिज हाउस, और जब श्याम उसके घर पहुंचा, हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड। तो सेंटेंस का करेक्ट सीक्वेंस क्या बन रहा है? सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें आइडेंटिफाई हम इजीली कर पा रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? पहले डी होगा,
राम ने इनवाइट करा अपने फ्रेंड श्याम को अपने उसके बर्थडे पे। उसके बाद क्या हुआ, जब श्याम उसके घर पहुंचा, किसके, राम के ना, हिज हाउस मींस राम के घर, दैट्स व्हाई करेक्ट सीक्वेंस क्या लग रहा है, पहले डी होगा फिर सी होगा ना, उसके बाद केक कटा होगा, दैट्स व्हाई डी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन, दैट्स व्हाई आपका डी एंड सी यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली राइट। बाकी सारे ऑप्शंस को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। समझ में आया पॉइंट? तो साइंटिफिकली, लॉजिकली और एलिमिनेटिंग मेथड को आप अगर फॉलो करोगे ना, तब आपका इस टाइप के कहने जितने भी पैराजम्बल वाले क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व कर पाओगे सीक्वेंसली, लॉजिकली। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा हूं, फोकस करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना। बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने को बोल रहा है, मतलब नरेशन वाला ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट नरेशन, इन डायरेक्ट नरेशन के अगर आपने रूल्स पढ़े हुए हैं तो बेसिकली उसी रूल्स को यहाँ पे वही रूल्स एप्लीकेबल है। क्लियर? एक सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इन डायरेक्ट स्पीच क्या होती है आपको पता होगा। देखो जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा गिवन हो तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। क्लियर? और जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ गया हो ना, तो दैट वाला क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर? ये तो पता ही होगा। अब देखो ये डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे दे रखा है, एक सेंटेंस है। देखो जितने भी डायरेक्ट स्पीच होते हैं ना, इनके भी अपने दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन रिपोर्टिंग वर्ब, और एक क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसको पूरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच आरएस होता है। क्लियर? अब देखो अगर मैं नरेशन के रूल्स को अगर अप्लाई करूँ ना, तो एक रूल है, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट अगर यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब है ना, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये नरेशन का एक रूल है छोटा सा। अगर डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, अगर ये सेड टू के बजाय अगर सेज में होता या फिर विल से करके होता, क्लियर ना, यानी अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होता ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है, सेड टू है। सेड टू क्या होती है, ये पास्ट में है। लेकिन इसके अदर हैंड अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में एग्जिस्ट करे ना, यानी ये सेड टू किसमें है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट ना अपने टेंस को चेंज करेगा, चेंज द टेंस, राइट ना। अगर ये पास्ट में है तो अब इसका टेंस चेंज होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब ही सेड टू मी को हटा के क्या दो, सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं ना बेसिकली। क्लियर? तो क्या होगा, ही टोल्ड मी। अब क्या करा, दैट बोलोगे, यहाँ पे दैट लगाओगे, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, सही है। ही टोल्ड मी दैट नहीं है, ये गलत होगा। ही टोल्ड मी दैट नहीं है, ये भी एलिमिनेट होगा। ही टोल्ड मी, यहाँ भी दैट नहीं है, ये भी एलिमिनेट होगा। करेक्ट फ्रेज क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट इट इज रेनिंग ऑल डे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है, ही टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। अब देखो टेंस किसमें है ऑलरेडी, रिपोर्टिंग वर्ब का जो दैट लगा दिया मैंने, चलो यहाँ दैट कॉमा हटाया, दैट को यूज करा। क्लियर? अब देखो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास में हो और तो टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। बट यहाँ भी एक रूल एप्लीकेबल है, रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। अगर वो सिंपल पास्ट में है तो ये कौन सा है, वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है, राइट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, वाज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे लिख देता हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, आपने पढ़ा होगा, और आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ओवर, ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द एक्चुअल वेरी स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यानी सिंपल यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो कर रहे हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आ जाओ दिखाता हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ आप। पहले आती है सब्जेक्ट प्लस हैड आती प्लस बीन आती प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती, सिंस फॉर आती प्लस ऑब्जेक्ट आती। समझ में आ रहा, ये किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे उसके लिए आपको नैरेशन की